हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज के वीडियो में हम स्टैक का एक बहुत ही स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे। नाउ इस वीडियो में मेरा टारगेट ये रहेगा कि ना मैं सिर्फ आपको एल्गोरिथम बता दूं या तो फिर स्टेप्स बता दूं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम स्टैक की मदद से एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, बट एक तरह से आपको फील दिलाऊं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, व्हाई दिस वर्क्स, हम स्टैक को ही क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, और एग्जैक्टली ये वर्क क्यों करता है और कैसे करता है, ठीक है। तो अगर आपको फीलिंग आ जाएगी इस चीज की, तो इससे दो एडवांटेज है। पहला तो ये कि आपको मजा आएगा सीखने में, क्योंकि आपको रटना नहीं है कि ये स्टेप्स है। दूसरी बात, अगर आप कि बीच में प्रैक्टिस छूट भी जाती है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद अगर आप ये क्वेश्चन ट्राई करते हो, तो अगर आपको एल्गोरिदम याद भी नहीं है कि स्टैक की मदद से हम एफिशिएंटली कैसे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल सकते हैं, तो अगर आपको इस चीज की फीलिंग आई होगी कि ये लॉजिकली वर्क कैसे कर रहा है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, स्टैक ही क्यों यूज किया जाता है, तो आप खुद से भी 2-3 मिनट में इसको डिराइव कर लोगे। तो मेरा टारगेट आज यही रहेगा। डेफिनेटली आपको मजा आएगा। कमेंट्स में मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। Also, this 30th November 2022, Newton School is bringing India's premier coding contest, where you will have some exciting prizes. The registration is absolutely free, so make sure you registered for this event as soon as possible by the link which is given there in the description. इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फिर इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, और फाइनली हम देखेंगे कि स्टैक की मदद से इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है एफिशिएंटली, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और स्टैक ही क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग में हम अगर क्वेश्चन को रीड करें, फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर ऑल द एरे एलिमेंट्स, ये बेसिकली कहना क्या चाहता है कि अगर मेरे एरे में n एलिमेंट्स है मान लो, ठीक है, तो इसके इंडेक्सेस 0 to n-1 होंगे। तो हमें क्या चाहिए, फाइंड नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर ऑल द एरे एलिमेंट्स, मतलब कि फॉर ऑल द एरे इंडाइसेस फ्रॉम i इक्वल टू 0 to n-1 मुझे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बताना है। मतलब कि फॉर इंडेक्स i मुझे क्या बताना है कि i+1 से लेके n-1 तक अगर हम मूव करते हैं, तो सबसे पहला ऐसा कौन सा इंडेक्स है जिसकी वैल्यू a ऑफ i से बड़ी है, ठीक है। मान लो हमारा एरे है a ऑफ n, ये इंटीजर एरे है, ठीक है। तो फॉर ए इंडेक्स i मुझे ये बताना है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है। नेक्स्ट मतलब क्या, कि अगर i+1 से लेके n-1 के लिए मैं ट्रावर्स करूं, तो सबसे पहले i इंडेक्स के बाद सबसे पहले ऐसा कौन सा इंडेक्स j है सच दैट उसकी वैल्यू a ऑफ i से बड़ी है, ठीक है, a ऑफ i से इसकी वैल्यू बड़ी है। नेक्स्ट मतलब सबसे छोटा इंडेक्स फ्रॉम i+1 टू n-1, जो ith इंडेक्स के बाद सबसे पहले आता हो। और ग्रेटर एलिमेंट का मतलब क्या है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, उसमें ग्रेटर एलिमेंट का मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू a ऑफ i से बड़ी हो। सो फॉर ऑल इंडेक्सेस फॉर ऑल i फ्रॉम 0 to n-1 मुझे ये बताना है कि there is an index j which belongs to i+1 to n-1 and j is as small as possible, ठीक है, and a of j is greater than a of i। मतलब कि ith इंडेक्स के लिए सबसे पहला ऐसा एलिमेंट, उसके बाद नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, उसके बाद सबसे पहला ऐसा एलिमेंट कौन सा है जिसकी वैल्यू उससे बड़ी है, ऐसा कौन सा इंडेक्स है। सो ये हमें बताना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। एक एग्जांपल लेते हैं, और अगर ऐसा कहीं पे पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करना है। तो अगर मेरा एरे है 5 2 7 8 9 4, तो 5 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। अगर हम यहां से स्टार्ट करें ट्रावर्स करना, तो ये मान लो 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 इंडेक्स है, ये 5 इंडेक्स है, ठीक है। हमें नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट भी बोला जा सकता है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स भी पूछा जा सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 5 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, क्या 2 बड़ा है, क्या 7 बड़ा है, यस 8 भी उससे बड़ा है, लेकिन सबसे पहले कौन सा आता है, 7। सो दिस इज द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो इसके लिए आंसर इंडेक्स वाइज 2 हो जाएगा और एलिमेंट वाइज 7 हो जाएगा। जो भी पूछा जाए आप प्रिंट कर सकते हो, कंसेप्ट सेम रहेगा।
2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है 7, मतलब कि इंडेक्स क्या होगा 2। 7 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है 8, तो उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 3, मतलब ये आंसर इंडेक्स है, ठीक है, आंसर इंडेक्स। 8 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा हो जाएगा 9, 9 है वो सबसे पहले आता है आफ्टर 8 विच इज ग्रेटर देन 8, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 4। 9 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। एंड लास्ट एलिमेंट के लिए ऑब्वियसली हमारा आंसर -1 रहेगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अगर ब्रूट फोर्स मेथड की बात करें तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम 2 फॉर लूप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एरे ए ऑफ एन है जिसके लिए हमें सभी इंडेक्स के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट बताना है, और एक आंसर ऑफ एन इंडेक्स ले सकते हैं। आंसर ऑफ एन में इनिशियली सभी की वैल्यू -1 कर देंगे, क्योंकि अगर किसी इंडेक्स के लिए आंसर नहीं एग्जिस्ट करता तो उसका वैल्यू आंसर -1 होता है। नाउ आई होप आप अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन वाला पार्ट देख के यहाँ पे मूव हो रहे हो, ठीक है, ताकि हम चीजें यहाँ पे रिपीट ना कर रहे हो। सो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, हम 2 फॉर लूप लगा सकते हैं फॉर i = 0 to n-1, ठीक है, और हर एक i के लिए मैं क्या कर सकता हूं, फॉर j = i+1 to n-1 ट्रावर्स कर सकता हूं। एंड एज सुन एज मुझे ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो कि i से बड़ा है, मतलब कि इफ a of j is greater than a of i, अगर मुझे ऐसा एलिमेंट मिला तो मैं तुरंत क्या कर दूंगा, आंसर ऑफ i = j और ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। यहां पे फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए आंसर वापस सर्च करेंगे। काफी सिंपल अप्रोच है। हमें क्या चाहिए था कि i+1 से n-1 तक सबसे पहला ऐसा इंडेक्स कौन सा है जिसकी वैल्यू a of i से बड़ी है, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो i+1 से n-1 तक ट्रैवर्स करेंगे और सबसे पहला एलिमेंट जो कि हम यहाँ पे एनकाउंटर करेंगे जिसकी वैल्यू a of i से बड़ी है, तो उस इंडेक्स की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर देंगे और तुरंत ही ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अगर उससे बड़े एलिमेंट्स है तो उससे हमें मतलब नहीं है। मेरा एरे है 2 5 7, तो 2 के लिए 5 भी बड़ा एलिमेंट है, 7 भी बड़ा एलिमेंट है, लेकिन नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है 5, तो इसका आंसर इंडेक्स वाइज क्या हो जाएगा 1 और एलिमेंट वाइज 2 के लिए आंसर क्या है 5 इज द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। सो आई होप ब्रूट फोर्स मेथड समझ में आ गया, काफी सिंपल है। लेकिन यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 2 फॉर लूप लग रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n², जो कि बहुत ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि स्टैक की मदद से हम इसको कैसे एफिशिएंटली कर सकते हैं इंप्लीमेंट, और ये बिग O ऑफ n में कैसे सॉल्व हो जाएगा। सो अब बात करते हैं कि हम एफिशिएंटली स्टैक की मदद से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सीधा आपको ये नहीं बताऊंगा कि स्टैक की मदद से ये करो, ये एल्गोरिथम है और ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है, वो आप शॉर्टर टाइम ऑफ पीरियड के लिए अपने दिमाग में रख पाओगे। उससे बेटर हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कुछ पैटर्न इसको एफिशिएंटली सॉल्व करने की, जैसे कि हम इसको पहली बार एनकाउंटर कर रहे हैं, और हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि हम स्टैक ही क्यों यूज करते हैं और इसकी मदद से हम कैसे एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इससे क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप इसको याद रख पाओगे, और अगर कभी भूल भी गए तो खुद से डिराइव कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो एक चीज मुझे क्या ऑब्जर्व करने का मन कर रहा है कि अगर i-1 इंडेक्स का मैं आंसर निकाल रहा हूं तो ith इंडेक्स उसका आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब कि ये मेरे एरे एलिमेंट्स है। अभी मैं i-1 इंडेक्स के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये ith इंडेक्स है, यहां से हम सर्च करना स्टार्ट करेंगे i से लेके n-1 तक। तो यहां पे 2 केसेस हो सकते हैं, a of i इज ग्रेटर देन a of i-1, दूसरा केस हो सकता है a of i इज लेस देन और इक्वल टू a of i-1। अगर a of i ग्रेटर देन a of i-1 है तो मुझे आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर ऑफ i-1 क्या हो जाएगा i, क्योंकि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट पूछा है, तो अगर i की ith इंडेक्स की वैल्यू ही इससे बड़ी है तो यही इसके लिए आंसर हो जाएगा, मुझे आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आगे सर्च करना पड़ेगा। अब ब्रूट फोर्स मेथड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² क्यों हो रही थी, क्योंकि हम i+1 इंडेक्स से लेके n-1 तक पूरा फॉर लूप लगा रहे थे। तो यहां पे हम एफिशिएंट अगर सोचना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम ith इंडेक्स का अगर आंसर ढूंढ रहे हैं तो
तो i+1 से लेके n-1 तक सभी एलिमेंट ना ट्रैवर्स करने पड़े, कुछ कम एलिमेंट्स ट्रैवर्स करने पड़े। इससे क्या होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, तो उसके लिए कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। अब देखो, अगर ये कंडीशन है तो आंसर ऑफ i-1 i हो गया। इस केस में एक बात समझो, अगर ith इंडेक्स का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट यहां कहीं पे है, मान लो ये है इंडेक्स i1, इसका क्या मतलब है कि i इंडेक्स से सब स्टार्टिंग फ्रॉम i+1 टू n-1 पहला ऐसा एलिमेंट जिसकी वैल्यू a ऑफ i से बड़ी है, वो कौन सा इंडेक्स है? i1। तो इसका मतलब इसके बीच में जितने भी इंडेक्सेस हैं, मान लो इनको मैं नाम देता हूं p, एक कॉमन नाम दे देते हैं इन सभी इंडेक्सेस को p। तो इन सभी की वैल्यू a ऑफ p वुड बी लेस देन और इक्वल टू a ऑफ i, क्योंकि अगर यहां पे कहीं एलिमेंट की वैल्यू a ऑफ p ग्रेटर देन a ऑफ i हो जाता तो वही ith इंडेक्स के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाता। लेकिन अगर ith इंडेक्स के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट i1 है, तो ये बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a ऑफ i रही होगी। सो अब एक बात समझो, a ऑफ i इज लेस देन और इक्वल टू a ऑफ i-1, a ऑफ p इज लेस देन और इक्वल टू a ऑफ i। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं a ऑफ p इज लेस देन और इक्वल टू a ऑफ i विच इज लेस देन और इक्वल टू a ऑफ i-1। तो इसका मतलब वो सारे एलिमेंट जो कि a ऑफ i से छोटे थे, ठीक है, और इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट यहां पे है, इसलिए ये बीच में जितने भी एलिमेंट थे वो उससे छोटे थे, और a ऑफ i भी लेस देन इक्वल टू a ऑफ i-1 है, देन ऑब्वियसली ये सारे एलिमेंट इससे भी छोटे होंगे a ऑफ i-1 से, ठीक है। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो है उनमें से a ऑफ i-1 का भी कोई आंसर नहीं हो सकता। जब ये सारे एलिमेंट में a ऑफ i का ही आंसर एग्जिस्ट नहीं करता और a ऑफ i-1 इज ग्रेटर देन a ऑफ i, तो ऑब्वियसली a ऑफ p इज लेस देन इक्वल टू a ऑफ i-1, है ना। इससे मैं कह सकता हूं, सो ऑब्वियसली ये p इंडेक्स जितने भी है उनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन a ऑफ i होगी। इसका मतलब इनमें से भी कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका जो कि i-1 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की तरह वर्क करे। इतना क्लियर हो गया। तो ith इंडेक्स के बाद मुझे ऐसे कोई एलिमेंट्स चेक करने की जरूरत नहीं है जिनकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू a ऑफ i हो, ठीक है। अब हो सकता है कि यहां पे कोई एलिमेंट ऐसा हो जो कि लेस देन इक्वल टू a ऑफ i हो बट ग्रेटर देन a ऑफ i-1 हो। किस केस में? इस केस में सपोज a ऑफ i-1 की वैल्यू 3 है, a ऑफ i की वैल्यू 4 है, 5 है, एंड a ऑफ i+1 की वैल्यू 4 है। नाउ 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, बट अगर a ऑफ i ही ग्रेटर देन a ऑफ i-1 है तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में भी जो एलिमेंट्स, इस केस में भी जो एलिमेंट्स a ऑफ i से लेस देन इक्वल टू थे उनका कोई यूज नहीं है। चाहे हम इस केस की बात करें चाहे हम इस केस की बात करें, यहां पे भी a ऑफ p विच आर लेस देन इक्वल टू a ऑफ i आर यूजलेस, एंड यहां पे भी a ऑफ p विच आर लेस देन इक्वल टू a ऑफ i आर यूजलेस। क्यों? क्योंकि इस केस में ith इंडेक्स खुद ही आंसर हो जाएगा, और इस केस में अगर ith इंडेक्स खुद आंसर नहीं हो सकता, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, तो उससे छोटे एलिमेंट कैसे बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी ये यूजलेस बन जाएंगे। इससे मुझे क्या समझ में आता है कि अब देखो, अगर इसके लिए ith इंडेक्स आंसर नहीं हो सकता क्योंकि a ऑफ i इज लेस देन इक्वल टू a ऑफ i-1, वो सारे इंडेक्स भी वर्क नहीं करेंगे जो कि i से छोटे हैं, ठीक है, और i का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट i1 है। तो मेरा होप क्या होगा अब कि शायद a ऑफ i1 हो सकता है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फॉर i-1, क्योंकि इनमें से तो कोई नहीं है, ठीक है। अब मान लो i-1 जो है विच इज नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ i, वो शायद इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है, शायद नहीं हो सकता, ठीक है। अगर i-1 की वैल्यू 10 है, ith इंडेक्स की वैल्यू 8 है और i1 की वैल्यू 11 है, तो वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 9 है
तो वो इसके लिए तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन इसके लिए नहीं कर सकता, ठीक है। बट वी स्टिल हैव अ होप कि i का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो शायद i-1 का भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो सकता है। तो मुझे सबसे पहले i इंडेक्स चेक करना पड़ेगा। अगर i आंसर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो मैं डायरेक्टली i का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है उसको चेक करूंगा, क्योंकि बीच में जो एलिमेंट i से छोटे हैं a ऑफ i से, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ द प्रोसेस गेट रिपीटेड। देखो, अगर a ऑफ i1 ग्रेटर देन a ऑफ i-1 हो गया तो i-1 इंडेक्स का आंसर i1 हो गया। अगर वो नहीं होता, मतलब कि a ऑफ i1 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू a ऑफ i-1, अगर a ऑफ i1 ग्रेटर देन a ऑफ i-1 हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर ये भी नहीं हो पाता तो इसके बाद भी जितने ऐसे एलिमेंट्स हैं, मान लो इनको मैं q बोलता हूं, a ऑफ q विच आर लेस देन और इक्वल टू a ऑफ i1, वो यूजलेस हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे a ऑफ p विच आर लेस देन इक्वल टू a ऑफ i यूजलेस हो गए, वैसे ही a ऑफ q विच आर लेस देन इक्वल टू a ऑफ i-1 यूजलेस हो जाएंगे। तो अब मेरी नेक्स्ट होप क्या होगी? i1 का जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो मेरी होप होगी, फिर उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, फिर उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम यहाँ पे काफी एलिमेंट्स बीच में रिड्यूस कर देंगे। जबकि ब्रूट फोर्स मेथड में हम क्या कर रहे थे कि हम पूरा i+1 से लेके n-1 तक लूप लगा रहे थे। तो यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर हुई, अब और डिटेल में देखते हैं। सो हमने क्या देखा कि अगर हम i-1 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकाल रहे हैं तो पहला हम ये चेक करेंगे कि a ऑफ i ग्रेटर देन a ऑफ i-1 है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट जो है वो हमारा होप होगा। बीच में जो एलिमेंट जो a ऑफ i से लेस देन इक्वल टू है उसमें तो कोई चांस ही नहीं है। फिर ये प्रोसेस रिपीट होगी। अगर ये भी आंसर नहीं हो पाता, ये a ऑफ i-1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो हमारी होप हो सकती है कि शायद ये हो जाए। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो बीच के सभी एलिमेंट्स को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है हर बार, ठीक है। 2 फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर मैं i-1 के लिए आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे पास i की वैल्यू हो, उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की वैल्यू हो, उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की वैल्यू हो और उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की वैल्यू हो, ठीक है। जब मैं इस इंडेक्स को प्रोसेस कर रहा हूंगा, मान लो j, इसका आंसर निकाल रहा हूंगा, तो मुझे क्या चाहिए होगा? मान लो ये j+1 है, तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे पास j+1 की वैल्यू हो, फिर j+1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है उसकी वैल्यू हो, फिर उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की वैल्यू हो, ठीक है। इसका मतलब जब मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूं तब मुझे इसकी वैल्यूज की जरूरत नहीं है, लेकिन जब मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूं तो मुझे ये एलिमेंट चाहिए, इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, फिर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए एंड फिर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ith इंडेक्स पे हूं तो मुझे i+1 से लेके पीछे n-1 तक जो भी एलिमेंट्स है, अगर उनके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मैंने ऑलरेडी प्रोसेस कर दिए होंगे तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि वही मुझे चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या है? अगर मैं ith इंडेक्स पे हूं और मुझे पीछे के सभी इंडेक्सेस का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, तो मैं पीछे से आंसर निकालना स्टार्ट कर दूंगा। मैं पीछे से मूव करना स्टार्ट करूंगा और सभी का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट स्टोर करता जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं i-1 इंडेक्स का आंसर निकाल रहा हूं तो मुझे ith इंडेक्स, फिर उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, फिर उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, फिर उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ये सब चाहिए। मुझे पीछे की वैल्यूज चाहिए ऑलरेडी। अगर ऑलरेडी होगी तो एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं पीछे से मूव करना स्टार्ट करूंगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक बात समझो, ये जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो मुझे किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करने पड़ेंगे, ठीक है। हम 2 फॉर लूप तो लगा नहीं रहे, ये बीच के एलिमेंट्स यूजलेस है, इनको मैं स्टोर नहीं करना चाहता, ठीक है। ये सारी वैल्यूज मुझे क्या चाहिए? i चाहिए, फिर उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, फिर उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, फिर उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए एंड सो ऑन। तो ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें कि मैं ये वैल्यू स्टोर करूंगा। अभी हमने देखा कि हम पीछे से मूव करना क्यू स्टार्ट करेंगे और पीछे से हर एक इंडेक्स का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना क्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके,
तो सबसे पहले इस डेटा स्ट्रक्चर में अगर मान लो मैं i-1 इंडेक्स को प्रोसेस कर रहा हूं तो मुझे ith इंडेक्स, उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ये सब चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि इस डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन सी वैल्यू जाएगी। इसमें क्योंकि हम पीछे से आगे की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं तो अगर सबसे मतलब कि अगर मेरे पास i, उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इस डेटा स्ट्रक्चर में है, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू अंदर गई होगी। पीछे से ट्रावर्स कर रहे हैं इसलिए सबसे पहले ये गई होगी, ठीक है। उसके बाद मान लो मैं इसको नाम दे देता हूं K4, ये K3, ये K2 और ये K1, ठीक है। सबसे पहले K4 गया होगा, फिर हम आगे आए होंगे और फिर K3 गया होगा, फिर हम आगे आए होंगे और K2 गया होगा, ठीक है। फिर हम आगे आए होंगे और K1 गया होगा, ठीक है। यही सारी वैल्यूज मुझे चाहिए थी, ठीक है। बीच की तो सारी यूजलेस है, हम इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कैसे होता है कि ये वैल्यूज ही स्टोर्ड होती है, ठीक है। लेकिन क्या समझ में आया कि सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर में K4 गया होगा, फिर K3, फिर K2, फिर K1, ठीक है। लेकिन जब हम i-1 इंडेक्स के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट सर्च कर रहे हैं तो सबसे पहला एलिमेंट हम किसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम K1 को चेक करेंगे, फिर हम K2 को चेक करेंगे, फिर हम K3 को चेक करेंगे और लास्ट स्टेप में K4 को चेक करेंगे। इसका मतलब जो सबसे एंड में हमने डेटा स्ट्रक्चर में डाला उसको हम सबसे पहले निकाल रहे हैं चेक करने के लिए। इसका मतलब यहां पे लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, जो कि स्टैक की मदद से इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। हमें पता है स्टैक में हम सबसे पहले मान लो 5 डाला, फिर 4 डाला, फिर 10 डाला, फिर 2 डाला, फिर जब वैल्यू एक्सेस करनी होती है तो सबसे पहले 2 एक्सेस होती है, फिर 10 एक्सेस होती है, फिर 4 एक्सेस होती है, फिर 5 एक्सेस होती है। लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल फॉलो होता है, इसीलिए हम स्टैक का यूज करते हैं। अब एक चीज क्या समझनी रह गई कि स्टैक में हम इसको किस तरह से डालें सच दैट जब मैं i-1 इंडेक्स के लिए आंसर ढूंढ रहा हूं तो स्टैक में सबसे ऊपर में i इंडेक्स हो, फिर उसके नीचे उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो, फिर उसके नीचे उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो एंड सो ऑन, ठीक है। वो कैसे समझ में आएगा। मान लो कि मेरे पास सबसे पहले यहां पे K1 है, फिर K2 है, फिर K3 है, फिर K4 है, ठीक है। ऐसे ही हमें चाहिए स्टैक में, लेकिन ये आया कैसे होगा यही अब समझना रह गया है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और फिर ये भी पता चल जाएगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहां पे बिग O ऑफ n Q होती है, ठीक है। ओके, अब एक बात समझो, मैं i-1 इंडेक्स के लिए आंसर निकाल रहा हूं तो मेरे स्टैक कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज कि ऐसा है, ठीक है। अब i-1 इंडेक्स के लिए मैं चेक करूंगा कि क्या K1 मतलब कि ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन i-1 है, ये K1 इंडेक्स वाली। अगर है तो वेल एंड गुड, हम क्या करेंगे, हम i-1 को यहां पे डाल देंगे। इससे क्या होगा, इससे पहले वाला सीन क्या था, K4 K3 ये इंडेक्सेस है, ठीक है। K4 K3 K2 K1, तो ये जो ये क्या सीन था कि ये i इंडेक्स है, ये i इंडेक्स का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स है, ये उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स है और ये उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स है। अब जैसे ही हमें पता चला कि a ऑफ K1 इज ग्रेटर देन a ऑफ i-1 तो हम इसको अंदर डाल देंगे i-1 को स्टैक में और i-2 का आंसर प्रोसेस करेंगे। क्यों, क्योंकि अब ये पैटर्न देखो, ये i-1 है, ये उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, ये उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, ये उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है और ये उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। मतलब कि यहां पे जो पैटर्न थी वो यहां पे भी हमें मिल गई। कब, जब a ऑफ K1 इज ग्रेटर देन a ऑफ i-1 था, मतलब कि K1 सबसे पहले है, फिर K2 है, फिर K3 है, फिर K4 है, ठीक है। तो K1 को सबसे पहले चेक करना था, जब वही a ऑफ i-1 से बड़ा हो गया तो हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। मतलब कि i-1 को पुश कर देंगे और i-2 का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अब वही पैटर्न यहां पे बन गई जो यहां पे थी। i-2 के लिए जब मैं आंसर निकाल रहा हूंगा तो सबसे पहले i-1 है, फिर उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, फिर उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है एंड सो ऑन। अगर a ऑफ K1 इज लेस देन और इक्वल टू a ऑफ i-1 हो जाता
तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इसको पॉप आउट कर देते हैं स्टैक में से, ठीक है। और एक बार वो स्टैक में से चला गया तो वो वैल्यू गायब हो गई, ठीक है। अब वो कभी वापस हम स्टैक में नहीं डालेंगे और डालने भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर i-1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है a ऑफ k1, तो अब k1 यूजलेस हो गया आगे के सारे इंडेक्सेस के लिए, क्योंकि या तो i-1 ही उनके लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट हो जाएगा i-2 के लिए, या तो फिर अगर i-1 नहीं हो पाता, अगर a ऑफ i-1 इज लेस देन और इक्वल टू a ऑफ i-2, एंड हमने क्या देखा कि a ऑफ k1 इज लेस देन और इक्वल टू a ऑफ i-1, तो अगर i-1 i-2 के लिए नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली k1 भी नहीं होगा, बिकॉज a ऑफ k1 इज लेस देन इक्वल टू a ऑफ i-1, जो कि हमने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखा था। तो k1 तो यूजलेस हो गया, ठीक है। तो k1 को हमने स्टैक में से हटा दिया। नाउ सपोज a ऑफ k2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू a ऑफ i-1, तो k2 भी यूजलेस है, इसको निकाल दो। जैसे k1 यूजलेस हो गया, k2 भी यूजलेस हो गया। अब मान लो a ऑफ k3 इज ग्रेटर देन a ऑफ i-1, इसका मतलब i-1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, k3 इंडेक्स पे है। तो हम क्या करेंगे, i-1 को स्टैक में पुश कर देंगे और i-2 के लिए अब हम वापस आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अब स्टैक को ऑब्जर्व करो, i-2 के लिए जब हम आंसर निकाल रहे हैं तो स्टैक में सबसे ऊपर है i-1, फिर उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, फिर उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, तो बीच में k1 और k2 यूजलेस थे, उसको हमने निकाल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, स्टैक में हम कोई भी इंडेक्स कितनी बार डाल रहे हैं, मैक्सिमम एक बार, ठीक है। एक बार हमने निकाल दी फिर तो वो यूजलेस हो रही है, तो स्टैक में हम मैक्सिमम एक बार एक इंडेक्स डाल रहे हैं, मतलब कि मैक्सिमम n टाइम्स हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली n टाइम्स इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक एलिमेंट को निकालेंगे कितनी बार, एक बार। एक बार इंसर्ट किया, एक बार निकाला, एक बार निकाल दिया, उसके बाद वो यूजलेस हो गया, जैसे यहाँ पे k1 और k2 हो गए, तो उसको वापस तो हम डाल नहीं रहे हैं। तो हम कितनी बार निकालेंगे, n मैक्सिमम हम empty मतलब कि बेसिकली पॉप ऑपरेशन स्टैक पे कितनी बार परफॉर्म करेंगे, मैक्सिमम n टाइम्स, ठीक है। टू बी मोर स्पेसिफिक n-1 टाइम्स, क्योंकि जो फर्स्ट इंडेक्स होगा, ठीक है, ये एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स होगा उसको हम स्टैक में पुश तो करेंगे, लेकिन पॉप करने का कभी मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि उसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन जनरल हम कह सकते हैं कि n टाइम्स इंसर्ट हो रहा है स्टैक में और n टाइम्स पॉप हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट को हम स्टैक में एक ही बार पुश करेंगे और पॉप भी एक ही बार करेंगे, तो इसका मतलब ये ऑपरेशन करने में एक कांस्टेंट टाइम लगता है, ठीक है। तो n इंसर्ट करने में मुझे n बिग O ऑफ n टाइम लगेगा और n पॉप करने में भी बिग O ऑफ n टाइम लगेगा, तो बेसिकली मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n में हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्रूट फोर्स मेथड में हम ith इंडेक्स के लिए i+1 से लेकर n-1 तक सभी एलिमेंट चेक कर रहे थे, जबकि यहाँ पे जो भी बीच में यूजलेस हो रहे थे उनको हम निकाल देते थे। जैसे कि यहाँ पे k1 k2 यूजलेस हो गए तो उनको निकाल दिया। तो i-1 इंडेक्स के लिए अब सीधा हम, अगर i-1 इंडेक्स नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की तरह वर्क नहीं करता i-2 के लिए, तो हम सीधा यहाँ पे जंप कर देंगे, तो ये सारे एलिमेंट हम चेक नहीं करेंगे, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n में रिड्यूस हो जाती है। आई नो थोड़ा बहुत डाउट में भी हो सकता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं और फिर इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो एग्जांपल अगर देखें तो लेट्स से हमारा एरे है 4 5 9 2 3 1 8 एंड 6, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, पीछे से मूव करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा स्टैक है जो कि इनिशियली एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पे आंसर में मुझे इंडेक्स नहीं बताना है, मुझे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की वैल्यू बतानी है। अब सबसे पहले ये एम्प्टी है, अब हम पीछे से मूव करना स्टार्ट करेंगे। एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि करंट इंडेक्स जिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं उसका कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, तभी स्टैक एम्प्टी होगा। तो इसका आंसर -1 हो जाएगा, सही बात है। लेकिन हम इसको स्टैक में पुश कर देंगे, जैसे कि हमने i-1 इंडेक्स को प्रोसेस करने की बात की थी जब हम कंसेप्ट समझ रहे थे। तो उसको प्रोसेस करने के बाद, उसका आंसर निकालने के बाद हम सबसे टॉप में i-1 पुश कर देते थे। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए था,
जब हम i-2 इंडेक्स का आंसर निकालते हैं तो मुझे i-1 इंडेक्स चाहिए, उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए, उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए एंड सो ऑन। तो मैंने यहां पे 6 को पुश कर दिया। अब 8 6 से बड़ा है, इसका मतलब 6 यूजलेस हो गया, मतलब इसको निकाल दो, मतलब स्टैक एम्प्टी हो गया, मतलब इसका भी आंसर -1 हो गया और इसको स्टैक में पुश कर दो। अब 1 इज लेस देन 8, मतलब कि इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 8 ही हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, अब ठीक है 1 को ऑपरेट करने के बाद 1 को स्टैक में पुश करना पड़ेगा। अब स्टैक का टॉप एलिमेंट जो है वो 3 से कम है, मतलब कि इसको पॉप आउट कर दो, ये यूजलेस हो गया। अब 8 है, सो 8 इज द आंसर फॉर 3 बिकॉज 8 इज ग्रेटर देन 3 और स्टैक में 3 को पुश कर दो। आप ऑब्जर्व कर रहे हो जैसे 6 1 ये सब यूजलेस है तो वो स्टैक में नहीं आ रहे, ठीक है। तो रिपीटेटिव यूजलेस एलिमेंट्स का चेक नहीं हो रहा। नाउ 2 के लिए स्टैक के टॉप में चेक करो, 3 इज ग्रेटर देन 2 तो इसका आंसर 3 हो गया और इसको स्टैक में पुश कर दो। नाउ 9 इज 2 ग्रेटर देन 9, नो, स्टैक में से पॉप कर दो, ये यूजलेस हो गया। यूजलेस क्यों? क्योंकि इस ऑपरेशन के बाद मैं 9 को स्टैक में डाल दूंगा, ठीक है, तो 2 यूजलेस हो जाएगा। अब 3 भी यूजलेस है, 8 भी यूजलेस है, स्टैक एम्प्टी हो गया, इसका मतलब इसका कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, सो -1, ठीक है, और 9 को पुश कर दो स्टैक में। अब 5, टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज 9 विच इज ग्रेटर देन 5, तो इसका आंसर भी 9 है, ठीक है, और स्टैक में 5 को पुश कर दो। नाउ 5 इज ग्रेटर देन 4, सो इसका भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 5 है। तो हमें इस तरह से एक फॉर लूप में सारे आंसर्स मिल जाएंगे और इसमें सभी एलिमेंट्स मैक्सिमम एक बार पुश हुए हैं और मैक्सिमम एक बार पॉप हुए हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n होगी। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। सो इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो मुझे एक स्टैक चाहिए होगा, सो ये मैं लॉन्ग स्टैक ले लेता हूँ, ठीक है। फिर एरे ए दिया गया है जिसमें कि n एलिमेंट्स है और आंसर एरे में ले लेता हूँ जिसमें कि भी n एलिमेंट्स है, ठीक है। ओके, नाउ हमें क्या स्टोर करना है? देखो, या तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की वैल्यू पूछी जा सकती है या नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का इंडेक्स पूछा जा सकता है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है, उसमें कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है, कंसेप्ट सेम रहेगा। लेट सपोज मुझे इसमें स्टोर करना है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की वैल्यू क्या है, और अगर कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है तो -1 स्टोर कर दो। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हम लास्ट इंडेक्स से लेके फर्स्ट इंडेक्स तक ट्रैवर्स करेंगे। सो i = n-1, i इज ग्रेटर देन 0, i-। अब हमें क्या करना है? हमें स्टैक के टॉप एलिमेंट से चेक करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन करंट एलिमेंट हो गया तो वही उसका आंसर हो जाएगा, अगर वो लेस देन इक्वल टू करंट एलिमेंट हो गया तो वो यूजलेस हो जाएगा और उसको हम स्टैक में से पॉप कर देंगे। सो व्हाइल सबसे पहले stack.empty इक्वल टू फॉल्स, पहले वो एम्प्टी भी नहीं होना चाहिए, अगर एम्प्टी है तो हम उसका टॉप एलिमेंट नहीं एक्सेस कर सकते। इफ s.top मतलब कि टॉप एलिमेंट इज ग्रेटर देन करंट एलिमेंट a ऑफ i, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो हम क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि s.top ही उसका आंसर है। एल्स अगर वो लेस देन इक्वल टू a ऑफ i है तो वो यूजलेस हो गया और हम स्टैक के टॉप एलिमेंट को पॉप आउट कर देंगे और उसके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट को चेक करेंगे। अब ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये प्रोसेस ब्रेक कब होगी? या तो हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि a ऑफ i से बड़ा है तो ब्रेक होगी, या तो स्टैक एम्प्टी हो जाए तो ब्रेक होगी। तो अगर स्टैक एम्प्टी है, इफ s.empty इक्वल्स टू ट्रू, तो इसका क्या मतलब कि हमें कोई भी ये वाला एलिमेंट नहीं मिला होगा और स्टैक एम्प्टी हो गया, इसीलिए ब्रेक हो गया व्हाइल लूप। तो इसका मतलब करंट इंडेक्स से बड़ा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कोई है ही नहीं, इसीलिए आंसर ऑफ i वुड बी इक्वल टू -1। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे स्टैक का टॉप एलिमेंट ग्रेटर देन a ऑफ i मिला होगा और मैंने ब्रेक किया होगा। इसका मतलब आंसर ऑफ i वुड बी नथिंग बट स्टैक का टॉप एलिमेंट, ठीक है। और हमें हर एक बार स्टैक में पुश तो करना ही है, क्या? करंट एलिमेंट, मतलब कि a ऑफ i, और इससे हमें हमारा जो आंसर वेरिएबल आंसर एरे है उसमें सभी इंडेक्सेस के आंसर मिल जाएंगे और सभी एलिमेंट को हम मैक्सिमम एक बार पुश कर रहे हैं और मैक्सिमम एक बार पॉप कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n होगी। प्लीज लेट मी नो आपको समझ में आ गया कि नहीं।